पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? एलॉन्ग फील्ड, जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ, है ना? तो चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें चार्जेस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो सारे पॉजिटिव चार्ज धकेल के किस तरफ आ जाएंगे? इस सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये सरफेस जो है चार्ज शीट के जैसा बिहेव होगा। जो गॉस लॉ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या? नेगेटिव चार्ज इस तरफ धकेल के आ जाएगा इस सरफेस पे। तो जब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होता है और जब पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगा, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन तो सेम हुआ ना, इस तरफ। तो हम नया क्या बोले थे उस समय? झूठ फूस का 10-5 मिनट खराब कर लिया अपना, मेरा थोड़े हुआ, तुम्हारा हुआ। तो जो इंटरनल फील्ड होगा वो क्या होगा? इन दोनों फील्ड का सम होगा, जिसका ओवरऑल डायरेक्शन किधर मिलेगा? इधर से इधर मिलेगा, है ना? बाकी बच्चा क्लियर है बात? चलो, अब कंडक्टर में खासियत ये होती है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरनल फील्ड का, जो इन चार्जेस के कारण एग्जिस्ट करता है विद इन कंडक्टर, वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। भाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी एक्सटर्नल, इंटरनल फील्ड इधर पैदा हुई, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना। इसीलिए विद इन कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो कितना करेगा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, एक्सटर्नल वाला भी और इंटरनल वाला भी। लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए ये क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फील्ड क्या मिलेगा विद इन कंडक्टर? 0 होगा। कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इंटरनल जो नया पैदा हुआ फील्ड उससे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया डिस्कशन कि कंडक्टर को जब एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा किसकी बात करते हैं? एक्चुअल में हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि विद इन कंडक्टर कितना फील्ड रहेगा। तो यहां हमको विद इन कंडक्टर कितना फील्ड मिलता है? 0, है ना? अब इसी तरह हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है 2 तरह का होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा। देखो, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा होता है जिसमें इनिशियली मतलब नेचुरली डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर के बीच में कुछ सेपरेशन है। ठीक, पहला डाइपोल कैसा?
जिसमें नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हो, है ना। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक। और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है जिसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होंगे, प्लस माइनस, है ना, जिनके सेंटर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए कोई डाइपोल भी वो क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है ये बात? तो चाहे इसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा? तो देखो, जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्जेस है उस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अलोंग फील्ड लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? जो पॉजिटिव चार्जेस हैं नॉन पोलर में उसको किधर फोर्स लगेगा? अलोंग फील्ड लगेगा। बाकी स्टूडेंट और निगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा? सॉरी, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सॉरी, तो इसके कारण इसमें स्थिति क्या होगी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? अपनी पोजीशन से स्ट्रेच होंगे और अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे, जिसके कारण इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा? सेपरेशन पैदा होगा, इनके सेंटर के बीच में कुछ दूरी हो जाएगी। तो जैसे ही इनके बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ इन फोर्सेस के कारण, तो क्या होगा? इसमें भी पहले डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? मतलब इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि नॉन पोलर में जो पहले कोई डाइपोल नहीं थे, अब उसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब इसमें भी डाइपोल एग्जिस्ट कर जाएंगे तो इसकी सिचुएशन भी कैसी हो जाएगी? इसके जैसी ही हो जाएगी। इसीलिए अब आगे जो भी फेनोमेना होगा वो सब एक जैसा होगा, इसीलिए अलग अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो देखो, पोलर था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें पहले से ही डाइपोल्स बने हुए हैं। लेकिन नॉन पोलर है तो क्या होगा? पहले इसमें डाइपोल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस फिगर को ही एक बार और बना लेते हैं। तो अब ये डाइपोल्स क्या होंगे? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, इसलिए इन डाइपोल्स को क्या होगा?
टॉर्क लगेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे ये डाइपोल्स, करेंगे। तो टॉर्क के कारण ये क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन रोटेट होके थोड़ी देर में अचीव कर लेगा। तो सारे डाइपोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, थीटा 0 डिग्री होगी। कुछ ऐसा सिचुएशन अब क्रिएट होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बाकी स्टूडेंट देखो, अब पहले सिचुएशन में देखो, चूंकि ऑल डाइपोल मोमेंट जो होंगे रैंडम डायरेक्शन में है, इन रैंडम डायरेक्शन, इसीलिए इस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू का होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है ये बात? सारे डाइपोल चूंकि सेम डायरेक्शन में है, मतलब सारे डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ देंगे ऐड होके, देंगे। तो देखो यहाँ पे अब एक और नया टर्म जो है वो डिफाइन होता है, इसको ध्यान रखना। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो भी वॉल्यूम लिया है हमने, ये कहलाता है पोलराइजेशन। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। और ये जो सिचुएशन गेन किया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। और जब सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। इस सिचुएशन में जो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा वो पोलराइज्ड कहलाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो अब यहाँ भी एक बात हम कहते हैं कि जिन जिन डाई इलेक्ट्रिक में नेट डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे उनको हम कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक किनको कहेंगे? जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक,
अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है काई, काई पढ़ते हैं इसको, ये तुमको मेरे लोगों में भी मिलेगा फिजिक्स पॉइंट के। ये टर्म कहलाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, काई से पढ़ते हैं इसको, CHI, है ना। ये पैरामीटर ही बताता है कि कोई मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? चलो अब असली कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की। इस केस में देखो, जो अगल बगल वाले पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं, है ना, क्योंकि ये तो फिगर में दिख रहा है दूर दूर, बट एक्चुअल में ये बहुत नजदीक होंगे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ओवरऑल हमको डाइलेक्ट्रिक का सिचुएशन कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस कुछ अमाउंट से पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक दूसरा सरफेस कुछ अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज हो गया। कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा अब, क्योंकि बीच में जितने चार्जेस थे वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए, तो बीच में तो कोई जगह कुछ बचा नहीं, है ना। चलो अब देखो, इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से, जिसमें दो प्लेट्स होते हैं, जिसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेगा और दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक था, जिसका एक सरफेस थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा दूसरा वाला थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, उसको हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से कंपेयर कर लिया, जिसमें कि दो प्लेट्स होंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज इसके जैसा ही, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज इसके जैसा ही। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, कैपेसिटर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। उसके एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? तो यही पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से ही धीरे से कैपेसिटर का कंसेप्ट निकल के बाहर आता है कि पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस नेगेटिव चार्ज मिलता है, दूसरा पॉजिटिव मिलता है, तो उसी का इक्विवेलेंट हम एक मेटालिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं जो ऐसा ही कुछ काम करे, जिसके एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाए, दूसरे पे पॉजिटिव स्टोर हो जाए। उसको हम नया नाम दे देते हैं कैपेसिटर, जिसका अपना एक खास काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है जब भी इसको पावर सप्लाई से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो अब वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें डाइलेक्ट्रिक के अंदर।
तो यहाँ भी नेगेटिव चार्जेस का फील्ड तो टुवर्ड्स चार्ज ही होगा, पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम चार्ज ही होगा, है ना। और चूंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए जो इंटरनल फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों का सम होगा, और इंटरनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, है ना। इस बात में कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे कंडक्टर के केस से यहाँ अंतर ये है कि कंडक्टर में सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इधर उधर हो गए थे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर उधर सरफेस पे अपीयर होता है। इस कारण से जो इंटरनल फील्ड होगा वो कम वैल्यू का होगा एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरनल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, इस बात में कोई दिक्कत? और जो नेट फील्ड बचेगा विद इन डाई इलेक्ट्रिक वो कितना बचेगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना बचेगा, एक्सटर्नल फील्ड के वैल्यू में से किसको घटाएंगे, इंटरनल फील्ड की वैल्यू को घटा देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा था, है ना। तो मैग्नीट्यूड कुछ कमेगा ना एक्सटर्नल का। तो जहां कंडक्टर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा था विद इन कंडक्टर, 0 हो रहा था। डाइलेक्ट्रिक के केस में विद इन डाइलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड के वैल्यू से थोड़ा सा कम वैल्यू का होगा। कितना कम वैल्यू का होगा, तो इंटरनल फील्ड का जो वैल्यू होगा उतने अमाउंट से घट जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम का था और इंटरनल फील्ड अगर 20 न्यूटन पर कूलम का मिला, तो नेट फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक कितना बचेगा, 100 माइनस 20 मतलब 80, है ना। क्लियर है? हाँ बोलो, किसकी तरह? नहीं, अच्छा एक्सटर्नल फील्ड के लिए हाँ कह सकते हो, क्योंकि अब ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोज ही कर रहा है ना। तो नेट फील्ड जो होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, और चूंकि इंटरनल फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए एक्सटर्नल फील्ड से वो माइनस कर दिया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तुम यहाँ वेक्टर एडिशन भी लगाओ तो एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड के बीच में कितना एंगल मिलेगा, 180 डिग्री का। तो थीटा जब 180 डिग्री होता है तो पैरेललोग्राम लॉ से मैग्नीट्यूड तुमको सिर्फ a माइनस बी मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड हुआ है। ठीक, क्लियर है? बाकी स्टूडेंट चलो अब कैपेसिटर पे आते हैं डिटेल में। कैपेसिटर मोटे तौर पे क्या समझ सकते हैं, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जिसका एक प्लेट नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज थे तो मान लेते हैं इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, -q, इस पे कितना +q, है ना। अगर प्लेट का एरिया a है
तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, यहाँ प्लस सिग्मा लिख सकते हैं, वैल्यू हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब चूंकि दोनों चार्जेस के बीच में क्या था, गैप था, कुछ डिस्टेंस था, तो यहाँ भी दोनों प्लेट के बीच में क्या है, गैप है, मतलब सेपरेशन है। तो डी से इंडिकेट कर दिया उस गैप को, ठीक, क्लियर है। अब चूंकि एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन भी है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में इन चार्जेस के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा। करेगा। तो थ्योरी कहती है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्टोर्ड ऑन आइदर प्लेट, किसी भी एक प्लेट पे स्टोर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V, और फिर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के तौर पे आ जाता है C। तो यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, इस कांस्टेंट को, जिसकी यूनिट होती है फराड, ठीक। जैसे ओम्स लॉ में था I प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो हम उसको पलट के फिर V प्रोपोर्शनल टू I लिख देते हैं, और फिर एज ए कांस्टेंट R अपीयर हो जाता है रेसिस्टेंस, और R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाय I, है ना, होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपने रिलेशन बना दिया, Q प्रोपोर्शनल टू V था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, कैपेसिटेंस नाम दिया गया, जिसकी यूनिट क्या होती है, फराड होती है। क्लियर है ये बात। बाकी स्टूडेंट, सौरभ, पुष्कर, सौरभ क्लियर है यहां तक। बोलेगा ही नहीं कोई। अब C जो है, जैसे रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, वैसे ही कैपेसिटेंस भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल kept between plates of कैपेसिटर। अभी दोनों के बीच में क्या था, ये तो खाली जगह बन जाता है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है इसलिए, है ना। तो यहाँ तो गैप में कुछ है नहीं, तो ये खाली जगह हो गई। तो इस खाली जगह में दो बातें हो सकती है, या तो हवा भरी हो इन दोनों के बीच में, या फिर एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम उसमें रख दें, ठीक है। तो सिर्फ हवा भी हो सकती है, उस केस में वो कैपेसिटर एयर कैपेसिटर कहलाता है, या फिर हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल होगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी, और ऑन ट्रिपल एस मतलब शेप, जो प्लेट्स होंगी उसका शेप कैसा है, जो प्लेट्स हैं उनका साइज कैसा है, और जो प्लेट्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना है, मतलब डी की वैल्यू। ठीक है, इन चार चीजों पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, इसको याद रखना। यहां तक में कोई दिक्कत? बाकी बच्चा? चलो, सिंबल की बात करें, यूनिट की बात तो हो गई है, सिंबल की अगर हम बात करें तो जैसा रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू का होता है और वेरिएबल वैल्यू का होता है, उसी तरह से कैपेसिटर भी फिक्स कैपेसिटेंस का हो सकता है या वेरिएबल कैपेसिटेंस का हो सकता है। तो सिंबल जो है वो उसी तरह होता है जैसा ये स्ट्रक्चर है ना। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिक्स कैपेसिटेंस का वैल्यू है, और अगर इसके बीच में एरो लगा दिए इस तरह से टेढ़ा करके, दैट मीन्स ये वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उस पर ध्यान दो सब कोई, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव का फील्ड इस तरफ अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव का फील्ड इस तरफ टुवर्ड चार्ज, इसीलिए नेट फील्ड क्या होगी, दोनों का सम हो जाएगा, है ना? है ना? होगा। तो जो नेट फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो फील्ड है प्लस नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण जो फील्ड है। तो यहाँ हम इन जनरल प्लेट को जो है वो थिन प्लेट ही कंसीडर करके चलते हैं। तो थिन प्लेट के केस में फील्ड कितना होता है गॉस लॉ से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है ना? याद है ये बात? इसमें कोई दिक्कत? तो टोटल फील्ड कितना मिल जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली हमको फील्ड कितना मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स, सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, तब जो फील्ड की वैल्यू होती वो क्या हो जाती, घटती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तब जो फील्ड होता वो 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता, है ना? होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों घटता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। 1/εr अपीयर होता था ना फॉर के कांस्टेंट में, के वैल्यू में। याद है किसी को? बोलेगा ही नहीं कोई। तो अगर प्लेट के बीच में एयर है तब तो इतना ही फील्ड होगा, और अगर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इतना टाइम्स घट जाएगी। ठीक, अब पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो वो रिलेशन यूज कर लेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R² होता है। तो ये हो जाएगा KQ/R इंटू 1/R। KQ/R होता है पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा V/R, है ना। इसलिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इंटू में R। यहाँ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है? T है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E इंटू डी हो जाएगा, है ना, होगा। तो दो सिचुएशन होगी, या तो प्लेट के बीच में क्या हो? एयर हो, या प्लेट के बीच में क्या हो? डाइलेक्ट्रिक हो। या तो प्लेट के बीच में एयर भरा हो, या फिर प्लेट के बीच में क्या भरा हो? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो। यही तो सिचुएशन है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो इस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ इतनी थी, तो हो जाएगा σ/ε0 इंटू में डी। और इस केस में कितना हो जाएगा? 1/εr इंटू σ/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा। उत्कर्ष होगा इतना। दीपांशु, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे? बस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल लो। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है? प्लेट के बीच में एयर, और दूसरी सिचुएशन प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ एयर, ये एप्सिलॉन आर। तो देखो इस C क्या हो जाएगा? चार्ज बाय वोल्टेज है, Q/V है। तो Q/V, V की वैल्यू कितनी? एयर वाले के केस में इतनी है, σ/ε0 इंटू में D। अब इस चार्ज का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू ए होगा। चार्ज ऑन प्लेट का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से। बाकी बच्चा
चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। तो चार्ज की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ए, नीचे में सिग्मा इंटू डी को रहने दो, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर लिख सकते हैं। तो देखो क्या कटेगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, कटेगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ए लिख दिया, नीचे का डी लिख दिया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया, जब एयर हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। क्लियर? अब यहाँ का देखते हैं, तो सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ पे सी डैश से मान लो कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। V का वैल्यू कितना, इतना 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ऊपर Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, नीचे सिग्मा इंटू डी रहेगा, और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चलाएगा। यहाँ भी क्या कटेगा, सिग्मा सिग्मा कटेगा आपस में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। तो देखो ये वैल्यू किसकी है, सी की है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम कि सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी लिख सकते हैं। मतलब जहां फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड घटता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होने पे, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई में है एप्सिलॉन आर, डिवाइड में नहीं है ना? क्लियर है? बाकी स्टूडेंट, तो यहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, रेशियो होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस कब, जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हो, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कब, जब प्लेट के बीच में एयर भरा हो। ठीक है?